बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने अगला सेगमेंट डिस्कस करना है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का। तो इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी फोटोसिंथेसिस में जो फूड बनती है या ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं वो प्लांट बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंडक्टिंग स्ट्रक्चर हैं जिन्होंने ट्रांसपोर्टेशन करनी है तो वो हमारे पास है फ्लोइम। अच्छा, यहाँ ट्रांसलोकेशन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। ट्रांसलोकेशन ये एब्रीवेशन है ट्रांसफ़र ऑफ लोकेशन, कि हम अगर किसी चीज़ की जगह बदल रहे हों तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। तो प्लांट में फूड अपनी जगह से दूसरी जगह में कैसे जाएगा, वो हमेशा जाएगा जिन टिश्यू के ज़रिए से, उनको हम कहते हैं फ्लोइम टिश्यू। अब फ्लोइम टिश्यू को समझने से पहले एक दो MCQs के लिहाज से बातें हैं जो आपकी बुक में लिखी गई हैं। सबसे पहले प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि आमतौर पे जो मेजर फ्लोइम और जाइलम का पोर्शन है वो सेकेंडरी ग्रोथ में बनता है। सबसे पहले आपने अक्सर देखा होगा कि प्लांट जब सीड से निकलता है वो पहले लेंथ वाइज काफ़ी बड़ा होता है, उसका स्टेम बहुत बारीक होता है, लेकिन जो जो उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसका स्टेम थिक होना शुरू हो जाता है। तो जब तक प्लांट लेंथ वाइज बढ़ रहा होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, और जब प्लांट अपने डायमीटर को बढ़ाना शुरू करता है, अपने स्टेम के या अपने डायमीटर को बढ़ाना शुरू करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये सेकेंडरी ग्रोथ है। प्राइमरी ग्रोथ में जितने भी टिश्यू बनेंगे तो वो प्राइमरी टिश्यू कहलाएंगे, और सेकेंडरी ग्रोथ में जितने भी टिश्यू बनेंगे वो सेकेंडरी टिश्यू कहलाएंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी फ्लोइम है, तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे वो किस ग्रोथ में बना है, प्राइमरी ग्रोथ में। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये सेकेंडरी फ्लोइम है, सेकेंडरी जाइलम है, तो वो किस ग्रोथ में बनेगा, सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर बनेगा। अच्छा, इसी तरह अगर हम क्रॉस सेक्शन लें स्टेम का, तो स्टेम को हम 3 पोर्शन में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो पोर्शन है वो कॉर्क है, उसके बाद बार्क है, उसके बाद वुड है। ये ऐसी टर्म्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट इनमें कन्फ्यूजन रहता है। तो कॉर्क एपिडर्मस के ऊपर जो डेड टिश्यू की लेयर है तो इसको हम कहते हैं कॉर्क, जिसको आप छिलका भी कह सकते हो। बार्क क्या होती है, एपिडर्मस से लेके फ्लोइम तक जो लेयर्स हैं उनके मजमूए को हम बार्क कहते हैं, इसको आप छाल भी कह सकते हो। और वुड सिर्फ जाइलम वाले पोर्शन को कहा जाता है। क्लियर। तो एपिडर्मस के बाहर जो डेड टिश्यू की लेयर्स हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, कॉर्क, या नॉन लिविंग जो लेयर्स हैं वो कार कहलाती हैं, जो डेड टिश्यूज भी कह सकते हैं इसको बार्क। एपिडर्मस से लेके फ्लोइम तक की जो लेयर्स का मजमुआ है तो वो बार कहलाती है, और जो जाइलम है वो वुड कहलाता है। क्लियर। तो आप देख सकते हैं कि बार का सबसे अंदर वाला पोर्शन कौन सा है, फ्लोइम, सबसे बाहर वाला पोर्शन कौन सा है, एपिडर्मस। क्लियर। अच्छा, जब भी हम फ्लोइम और जाइलम की बात करते हैं, क्योंकि ये वेसल्स हैं तो इस वजह से, और ये दोनों पाई भी इकट्ठी जाती हैं, यानी बाहर की तरफ फ्लोइम होती है और अंदर की तरफ क्या मौजूद होता है, जाइलम मौजूद होता है। और आमतौर पे जितने भी बड़े दरख्त वगैरह हैं, ट्रीज़ वगैरह हैं, उनमें जाइलम और फ्लोइम हमेशा रिंग की शक्ल में अरेंज होता है। और इस रिंग में जो छोटे छोटे ये ट्राई एंगुलर पोर्शंस हैं ये बेसिकली ये जाइलम और फ्लोइम है। तो इस मजमूए को, ये पूरा जो रिंग बना है जिसके अंदर जाइलम और फ्लोइम के टिश्यू मौजूद हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ये वेस्कुलर बंडल है। क्लियर। अगर हम इस एक छोटे से टुकड़े को लें तो इसके अरेंजमेंट में बाहर की तरफ फ्लोइम अरेंज होगा और अंदर की तरफ हमेशा जाइलम अरेंज होगा। क्लियर। तो हमारे पास ये वेस्कुलर बंडल्स हैं। वेस्कुलर बंडल्स इनको क्यों कहा जाता है, ऐसा बंडल जिसमें वेसल्स ऑफ प्लांट हो। तो वेसल्स ऑफ प्लांट से मुराद क्या है, जाइलम और फ्लोइम, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो प्लांट के अंदर वेसल्स का काम कर रही होती हैं। तो इस पूरे गुच्छे को जिसमें जाइलम और फ्लोइम दोनों मौजूद हैं उसको हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल। और ज़्यादातर प्लांट के अंदर ये हमेशा किसकी शक्ल में मौजूद होते हैं, रिंग की शक्ल में मौजूद होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा जो मेन फोकस होगा वो किसके ऊपर होगा, फ्लोइम के ऊपर, अपने जो अगले 2-3 आर्टिकल्स में और या इस आर्टिकल्स के अंदर, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड को। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में जो मेजर कंडक्टिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है उसे हम फ्लोइम कहते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोइम को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, फिर अगला लेक्चर होगा पैटर्न ऑफ ट्रांसपोर्ट का, और फिर प्रॉपर जो मैकेनिज्म है ट्रांसपोर्ट का उसको हम डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोइम को डिस्कस करना है। अच्छा, फ्लोइम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है
जिससे ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है उसे हम कहते हैं सीव एलिमेंट। तो दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, और इनमें अंदर की तरफ ज़्यादातर जो स्पेस है वो खाली होती है, बहुत थोड़ा साइटोप्लाज्म होता है, बहुत थोड़े सेलुलर स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, ज़्यादातर पोर्शन को खाली रखा गया है ताकि यहाँ से कंडक्शन ऑफ सल्यूट या कंडक्शन ऑफ फूड आसानी से हो सके। और इनके अगर हम एंड्स की बात करें तो इनके एंड्स में जो सेल वॉल मौजूद है वो पोरवस है, और कोई भी चीज़ जिसमें पोर मौजूद है उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं सीव। जैसे जो आटा छाननी होती है, जिसमें आटा छाना जाता है, तो वो भी सीव कहलाती है, क्योंकि उसमें क्या होती है, सुराख होते हैं, उन सुराखों के ज़रिए से आटा छाना जाता है। इसी तरह जब हम चाय को छानते हैं तो वो भी सीव कहलाती है इंग्लिश में। तो हर वो चीज़ जिसमें सुराख हो जो हम किसी छानने के लिए इस्तेमाल करें तो वो क्या कहलाती है, सीव। क्लियर? तो हमारे पास वो जगह जहाँ सुराख मौजूद है, आमतौर पे ये जो सीव एलिमेंट है, इस पूरे सेल को हमने सीव एलिमेंट कहा है, और इसके जो एंड है जिसमें सुराख मौजूद होते हैं, इस एंड को हम सीव एरियाज या सीव प्लेट कह सकते हैं। तो सीव एलिमेंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? द सेल्स ऑफ फ्लोइंग दैट कंडक्ट शुगर एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स। और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या, कैरेक्टराइज बाय सीव एरियाज। तो सीव एरियाज है क्या? दे आर द पोर्स ऑफ सेल्स वॉल, ये सेल वॉल के अंदर होने वाले पोर हैं दैट इंटरकनेक्ट कंडक्टिंग सेल्स, जिसमें कंडक्टिंग सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं जिनके जरिए से, यानी एक सेल से जो मटेरियल है वो इन पोर के जरिए से दूसरे सेल में आ रहा होता है। क्लियर? तो सीव एलिमेंट को डिफाइन कैसे करेंगे? अब इसको स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ द फ्लोएम भी कह सकते हो, कि ये हमारे पास जो फ्लोएम का असल जो फंक्शनल यूनिट है वो सीव एलिमेंट है। अच्छा, सीव ट्यूब क्या क्या होती है? सीव एलिमेंट को सीव ट्यूब मेंबर भी कहा जा सकता है। इसका दूसरा नाम क्या है? सीव ट्यूब मेंबर इसका दूसरा नाम है। तो हम क्या करते हैं, अगर सीव ट्यूब मेंबर या सीव एलिमेंट को हम लेंथ वाइज अरेंज करें, लेंथ वाइज एक तो होता है ना कि जैसे एक ये मेंबर है, एक ये मेंबर है, तो इसको ये हमने अरेंज किया विड्थ वाइज, लेकिन अगर हम इसको इस तरह अरेंज करें तो ये लेंथ वाइज अरेंज हो, या इसको ये दूसरा हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सीरीज। तो ये जो सीव ट्यूब मेंबर या सीव एलिमेंट हैं, जब ये लॉन्गिट्यूडिनल सीरीज में अरेंज होते हैं तो एक बड़ी सी कंडक्टिंग स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, सीव ट्यूब। तो सीव ट्यूब मेंबर आर ज्वाइंड इन लॉन्गिट्यूडिनल सीरीज कॉल्ड सीव ट्यूब। तो इसमें जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जहां से एक सेल से दूसरे सेल में चीज ने इंटर होना है, इस जगह को हमने क्या कहा है, सीव एरियाज, या इसका दूसरा नाम क्या है, सीव प्लेट। तो इस सीव प्लेट में क्या मौजूद है, पोर्स, और पोर ओपन चैनल है। ओपन चैनल से क्या मुराद है? जैसे मैं कहता हूं कि ये हमारे पास एक पोर है, ये वाला जो हिस्सा ये क्या है, एक पोर है। अब हर वो चीज जो इसके साइज के मुताबिक है वो इससे आसानी से पास हो सकती है। हाँ, अगर मेम्ब्रेन होती तो मेम्ब्रेन पार्शली परमेबल है, कुछ चीज़ों को गुजरने की इजाज़त देती है, कुछ चीज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं देती। लेकिन जो पोर होता है वो ओपन चैनल है, हर चीज़ गुजर सकती है जो इसके साइज़ के मुताबिक हो। ठीक है? तो यहाँ सिलेक्टिव नहीं है, यहाँ एवरीथिंग कैन बी पास्ड, कि हर चीज़ को गुजरने की इजाज़त होती है। इसको हम कहते हैं ओपन चैनल, जो हर चीज़ को गुजार सकता हो। और इस चैनल के जरिए से दैट अलाउ ट्रांसपोर्ट बिटवीन द सेल्स, इन्हीं सीव प्लेट के जरिए से जो मटेरियल है वो एक सेल से दूसरे सेल में आ रहा होता है। अच्छा, ये जो सीव एलिमेंट या सीव ट्यूब मेंबर हैं, इनमें साइटोप्लाज्म भी बहुत थोड़ा सा है, इनके पास सेलुलर स्ट्रक्चर भी बहुत थोड़े से हैं ताकि शुगर को गुजरने की जगह दी जा सके। इस वजह से काफ़ी सारे जो सेलुलर स्ट्रक्चर हैं, जैसे न्यूक्लियस वगैरह है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, तो ये आप कह सकते हैं इन सेल से डीजनरेट कर दिए जाते हैं। अब इन सेल को ज़िंदा रखने के लिए, अब जाहिर बात है, अब ये जो सेल हैं इन्होंने भी तो किसी तरह अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, तो इस वजह से इनके साथ कुछ ख़ास किस्म के सेल्स को जोड़ा गया है। तो ये जो ख़ास किस्म के सेल हैं जो सर्वाइवल ऑफ सीव एलिमेंट में इनकी मदद कर रहे होते हैं, इन्हें हम कंपेनियन सेल कहते हैं। क्लियर? कंपेनियन का लफ्ज़ी मतलब साथी हुए, और साथ ही आपको पता है कि हर बुरे हालात में किसी का साथ लाजमी देता है। जो अच्छा दोस्त होता है, वो कहा जाता है ना, दुनिया में जो सबसे कीमती चीज़ है वो अच्छे दोस्त का साथ हमेशा के लिए। इस वजह से अगर अल्लाह ताला ने आप लोगों को कोई अच्छा दोस्त नसीब किया है
तो उसकी कदर करें और उसको हमेशा अपने साथ रखें, अपने लिहाज से भी उसकी मदद करने की कोशिश करें। और उम्मीद है कि जिस वक्त आपके ऊपर कोई खुदा ना खास्ता अगर बुरा वक्त आए तो वो आपकी ज़रूर मदद करेगा। तो हमारे पास कंपेनियन साथी को कहा जाता है। तो हर सीव ट्यूब मेंबर के साथ साथ एक या एक से ज़्यादा कंपेनियन को जोड़ा गया है। अब इन कंपेनियन का ताल्लुक, इनका आपस में जो कनेक्शन है वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के जरिए से होता है, जिसको हमने प्लाज्मोडेस्माटा कहा था। ठीक है, तो कंपेनियन सेल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ईच सीव ट्यूब मेंबर इज एसोसिएटेड विद 1 or 2 कंपेनियन सेल्स, कि हर जो सीव ट्यूब मेंबर है वो एक या एक से ज़्यादा कंपेनियन सेल के साथ जुड़ा होता है, जो आपस में राब्ता रखते हैं किसके जरिए से? प्लाज्मोडेस्माटा। तो इसका फंक्शन क्या है कि जो ज़रूरत की चीज़ें, खासतौर पे एटीपी वगैरह या प्रोटीन वगैरह, ये कंपेनियन सेल इन सीव एलिमेंट को मुसलसल प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और दूसरा, जब हमने कहा कि इससे फूड की ट्रांसपोर्टेशन होनी, तो सबसे पहले लीव्स के अंदर जो फूड बनाया जा रहा है, और लीव के जिन सेल में फूड बनता है उनको मेसोफिल सेल कहते हैं। और मेसोफिल सेल आपको पता है लीव्स में अरेंज होकर एक खास किस्म की लेयर बनाते हैं, जिसमें पेलिसैड लेयर कहलाता है। हालांकि स्पॉन्जी लेयर में भी काफ़ी काम हो रहा था, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो रोल है फोटोसिंथेसिस में वो इस पेलिसैड लेयर का है, जिसमें कौन से अरेंज है? मेसोफिल। और मेसोफिल वो सेल हैं जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी है प्लांट के लिए। तो इन मेसोफिल सेल में जो फोटोसिंथेसिस से फूड प्रोड्यूस हो रहा है, उसके लिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया फोटोसिंथेट। तो ये सबसे पहले कंपेनियन सेल में आएगा, और कंपेनियन सेल से फिर प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए से इस सीव एलिमेंट के अंदर इंटर होगा। तो यहाँ से पास इनटू द सीव ट्यूब। तो ये सीव ट्यूब के अंदर कैसे आएगा? थ्रू कंपेनियन सेल। तो पहले कंपेनियन सेल में आएगा और कंपेनियन सेल से प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए से इंटर होगा। तो आप ये समझ लें कि मेजर फंक्शन इसका है, ये इसके मेजर असिस्टेंट है। मेजर असिस्टेंट से क्या मुराद है? जिनका ज़्यादा रोल होगा। और उसके बाद इसके अलावा इस दीवार को मजबूत करने के लिए ये 2 सेल्स वो हैं जो मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। बाकी इनके दरमियान कुछ ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं इन 2 सेल्स के अलावा, ऐसे जो इस दीवार को आमतौर पे मजबूत करेंगे, इन खाली जगहों को भरने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो दरमियान में खाली जगह मौजूद होती हैं, तो वो कौन कौन से सेल हो सकते हैं? पेरेनकाइमेटोस सेल्स हो सकते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटोस सेल्स। स्क्लेरेनकाइमेटोस सेल ये सबसे ज़्यादा हार्ड सेल्स होते हैं, सबसे ज़्यादा हार्ड सेल्स होते हैं। क्लियर? जैसे फाइबर और स्क्लेराइड, ये स्क्लेरेनकाइमेटोस सेल्स की टाइप्स हैं। तो ये क्या करते हैं? इसकी जो ट्यूब है इसकी दीवार को मजबूत रखते हैं, ये ना हो कि हमारे पास जो फूड जो प्रेशर के साथ मूव करेगा ये फट ना जाए। तो इस वजह से इसकी दीवार को मजबूत करने के लिए स्क्लेरेनकाइमेटोस सेल्स की एक बहुत बड़ी तादाद इसमें मौजूद होती है। और तीसरा, लेटेक्स कंटेनिंग सेल्स। लेटेक्स क्या होते हैं कि बाद दफ़ा अगर किसी प्लांट के स्टेम को कट लगाया जाए तो उसमें से मिल्किश कलर का एक जूस सेक्रेट होता है, वो लेटेक्स कहलाता है। तो वो जो जूस बन रहा होता है वो किस में बन रहा होता है? लेटेक्स कंटेनिंग सेल उसको बना रहे होते हैं। तो बहरहाल फ्लोएम के सेल्स के जो मेजर सेल्स वो 2 ही हैं हमारे पास, कंपेनियन सेल्स और दूसरा सीव एलिमेंट। सीव एलिमेंट जो मेजर सेल्स हैं, इनके अलावा बाकी जो सेल्स वो ये हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के फ्लोएम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लियर? तो इन सारे टर्म्स को आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखना कि सीव एलिमेंट क्या होती है, सीव ट्यूब क्या होती है, और सीव एरिया और कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं। इन टर्म्स को आप लोग अच्छी तरह याद रखेंगे, क्योंकि अगले लेक्चर में ये टर्म हम 12 दफ़ा इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।